नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम आपके सामने जो थ्योरीज रहती थी हमारे टॉपिक्स में सब्जेक्ट में करवाने वाली पॉलिटिकल साइंस के, उसके अंदर हम सबसे पहली थ्योरी लेके आ रहे हैं आपके सामने। नाम है जी उसका लिबरलिज्म, उदारवाद। इस उदारवाद थ्योरी को आज हम करने जा रहे हैं। तो बेसिक पॉइंट्स इसके मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। पहले तो दो चीज़ें समझ लेना आप इसमें। जो उदारवाद है, पहली बात हम उदारवाद पे करेंगे, फिर उसके बाद इस उदारवाद का जितना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ गए, उसके बाद इसके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में इसके जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं या जितने बन सकते हैं, या इन द फ्यूचर जब कभी कोई क्वेश्चन इससे बनेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस हम क्या हैं डिस्कशन आपसे करेंगे। और ये पूरा जो कंटेंट है आपको दो पार्ट में हम इसका लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिक जो बातें करेंगे आपके साथ, उसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं भी ये जो है ना सारी एक विचारधाराएं होती हैं, विचारधाराएं। और उस विचारधाराओं में देखा जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है ना, वो यही उठता है भी विचारधारा क्या होती है। तो विचारधारा में देखा जाए तो जैसे हम इंसान हैं, ज़िंदगी में देखा जाए आपने अपने आस पड़ोस में बहुत सारे इंसान देखे होने, बहुत सारे इंसान हैं। धरती पे जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान देखा जाए तो वो चाल ढाल रंग रूप इन सभी से एक दूसरे से अलग है। बात को समझने की कोशिश करना, हम उदारवाद पे ही आ रहे हैं, लेकिन मैं इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, हर इंसान की अपनी एक चाल है, ढाल है, रंग है, रूप है, और अलग अलग उसको क्या है ईश्वर ने उसका सृजन किया है, ठीक है। चाल ढाल अलग है। अब उसी चाल ढाल के अलग होने के बाद अगर देखा जाए ना, तो उसका जो बुद्धि है, चिंतन है, विवेक है, वो भी उसका अलग अलग है। पहले तो चाल ढाल रंग हुआ, रंग रूप अलग हुआ, फिर उसका बुद्धि विवेक चेतन चिंतन जिसको आप बोलते हैं, ये सारा क्या है उसका अलग है। और उसी अलग बुद्धि चिंतन के आधार पे क्या है उसकी जो सोच है ना, वो भी अलग अलग है। तो मतलब हर एक चीज़ जो है ना वो अपने आप में यूनिक है। अब ये जो सोच भी अलग हुई, उसके रंग रूप जो भी था वो सब कुछ अलग था। हर आदमी अपने विवेक के आधार पर, हर आदमी अपने विवेक के आधार पर चीज़ों का क्या करेगा, विश्लेषण करता है। भी जो भी चीज़ें हैं मेरे सामने हैं, उनका मैं अपने विवेक से विश्लेषण करूँगा। दूसरे कोई लोग हैं या दूसरे कोई इंसान हैं, वो अपने आधार पर, अपने विवेक चिंतन उसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो जब वो विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग सोच बनेगी, अलग अलग विचार बनेंगे, और अलग अलग विचारों को अलग अलग लोगों द्वारा एक सा बल देना, मतलब एक ही विचार को अलग अलग लोगों के द्वारा उसको सपोर्ट करना, उसको बल देना, वो एक धारा बन जाती है। तो यही हुआ, पहले तो अलग सोच से अलग विचार बना, फिर अलग विचारों वाले, एक विचार वाले अलग अलग लोग जुड़े, उनकी एक धारा बनी, और ये एक विचारधारा बनी। इसी में हम चलते हैं। तो ये विचारधारा आप समझ गए होने भी, पहले तो अलग अलग विचार थे, अलग अलग विचारों के बहुत सारे लोग आपस में जुड़े, उनका एक विचार बना, एक उनका विचार बना तो उनकी धारा बनी, और वो विचारधारा बन गई। इसी में आकर उदारवाद भी क्या है, एक क्या है हमारी विचारधारा है, ठीक है। उदारवाद एक विचारधारा है। अब ये जो सोच के आधार पे कैसे विचारधारा बन जाती है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो आपके सामने एक ये गिलास है, और इस गिलास के अंदर ये पानी है। अब देखा जाए तो ये गिलास पूरा भरा नहीं हुआ है, ये आधा है। तो इसको कुछ लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे ये आधा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है। तो भरा हुआ है मतलब ये कहीं ना कहीं बात कहाँ जा रही है, ये पॉजिटिव विजन में जा रही है। अगर इसी चीज़ को दूसरे ढंग से देखा जाए तो और भी इंसान हैं जो इसको अपने नज़रिए से देख रहे होने, तो वो क्या बोलेंगे, ये जो गिलास है ना, ये गिलास में जो पानी है ये क्या है जी, ये पूरा गिलास जो है ये आधा खाली है। अब आधा खाली है तो मतलब ये नेगेटिव में बात गई। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन दोनों का फ़र्क क्या है
ये ऐसा है भी ये पॉजिटिव में चली गई और ये नेगेटिव में चली गई, तो बात यहाँ से क्या बनी, ये पॉजिटिव विचारधारा है, ये नेगेटिव विचारधारा है, तो अलग जितने लोग जुड़ते जाएंगे इसके साथ, अब ऐसा नहीं है भी एक इंसान होगा, बहुत सारे इंसान होंगे और इसमें भी बहुत सारे इंसान होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक पॉजिटिव विजन और नेगेटिव विजन वाली जो है विचारधाराएं बन जाती है। तो ये इसके ऊपर हमने बात की भी कोई विचार कैसे विचारधारा बन जाता है। उदारवाद के अंदर हम देखें तो इसको समझने से पहले क्या है, इसका जो हमें मतलब है वो समझना पड़ेगा, होता क्या है और इसका मतलब जो है ना उदारवाद का वो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। कैसे, देखो जो उदारवाद है, इस उदारवाद में ये हिंदी का शब्द है, उदारवाद हिंदी का शब्द है और इसको इंग्लिश में जब बोला जाएगा तो इसको लिबरलिज्म बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिबरलिज्म बना है ना शब्द, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है लिबर, लिबर से बना है। और ये लिबर शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द था और उससे ये लिबर बन गया। अब लिबर में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, लिबर का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका लिबर का जो मतलब लिया जाता है, जो इसका अर्थ लिया जाता है वो है स्वतंत्र। स्वतंत्र बोल दो, उदार बोल दो, तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ जाता है। देखो अब ये जो उदार मैंने यहाँ बोल दिया है ना, तो इसको सिंपल भाषा में देखा जाए ना तो इसी को ही हम बोल देते हैं खुलापन। खुलापन मतलब हर एक के लिए खुलापन है, हर एक के लिए क्या है जी, कोई भी आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं है, विदाउट इंटरफेरेंस जहाँ होगी उसको हम बोलेंगे उदारवाद। जैसे मान के चलो मैं अपनी जो सोच रखता हूँ सबके प्रति मेरी एक जैसी है, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, मैं किसी को अहमियत नहीं दे रहा, सभी को एक प्रॉपर मैंने क्या है जी अहमियत दी हुई है, तो मेरी वो जो सोच आ जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो मेरी लिबरल सोच हो जाएगी। हम बोल देते हैं ना ये इंसान काफ़ी लिबरल है। लिबरल है मतलब वो क्या है भी एक ऐसे स्वतंत्र विचारों वाला है, उसके विचार जो हैं वो सभी के लिए स्वतंत्र हैं, किसी एक के लिए नहीं है। खुलापन हुआ। फिर उसके अंदर देखा जाए तो ये जो हमारा उदारवाद हुआ, फिर इसको हमने क्या बोल दिया भी मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस जो है ना वो नहीं है इसके अंदर, विदाउट इंटरफेरेंस होएगा। और इसका सिंपल अगर इसी मतलब में आके इसका एक आपको अर्थ बताऊं तो अर्थ इसका क्या बना लिबरलिज्म का, तो ये बनता है जी मैक्सिमम स्वतंत्रता देकर सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। देखो मैक्सिमम आपने स्वतंत्रता देनी है, मैक्सिमम स्वतंत्रता देकर समाज को सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, यही हमारा क्या कहलाएगा, उदारवाद कहलाएगा। या इसको मैं एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन वैसे भी बना सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना विद मैक्सिमम इंडिपेंडेंट। देखो सोशल जो हमारा प्रोग्रेस है, सामाजिक जो उन्नति है, सामाजिक जो प्रगति है उसको प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना विद मैक्सिमम इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम आपने क्या है जी उनको स्वतंत्र कर देना है, कोई भी आपने क्या है किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप जो है वो आपका लिमिटेड होगा, कम से कम हस्तक्षेप होगा, मैक्सिमम आप इंडिपेंडेंट दे रहे हो, तो उसको क्या है हम उदारवाद के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा उदारवाद हुआ। दूसरा अगर देखा जाए तो इसकी हमें कोई भी चीज़ जब चलती है तो ये तो इसका शब्द था, शब्द के ऊपर हमने बात की भी उदारवाद क्या हो सकता है वो वैसे बनाया। फिर अगर इसके ऊपर बात की जाए भी ये जो उदारवाद है, इस उदारवाद के शुरू होने से पहले क्या था, मतलब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो हिंदी में हम बोल सकते हैं भी इसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, या पंजाबी में जब बोलते हैं तो बोल देते हैं भी इसका ऐतिहासिक पिछोकड़ क्या है। तो वैसे अगर इसमें बात की जाए तो सबसे पहले जो सिस्टम चलता आ रहा था दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, मैक्सिमम ये जो जितनी भी विचारधाराएं आई हैं, जितना भी आप रेनेसां वगैरह, ये पुनर्जागरण वगैरह हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, ये सारा कहाँ से चला था, ये सारा यूरोप से चला है।
तो बात जो है वो यूरोप से ही हो रही है। तो पहले क्या होता था, यूरोप में जो सिस्टम था ना वो था सामंतवाद का। अब सामंतवाद को आप बोल सकते हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम, ठीक है, इसको हम फ्यूडलिज्म। इसके अंदर होता क्या था, तो यहां तो सामंतवाद का हमने एक नाम लिखा। अब इस सामंतवाद में होगा क्या, एक आपका राजा होगा, राजे के नीचे क्या होगा, जिम्मेदार होगा, जिनको आप लैंड लॉर्ड बोल देते हो, ठीक है। एक राजा है, नीचे उसके जिम्मेदार हैं, और इसके बिल्कुल नीचे वाला जो स्तर रहेगा उस पे आ जाएंगे हमारे फार्मर्स, किसान, ठीक है। फ्यूडलिज्म सिस्टम को हम समझ रहे हैं क्योंकि हम बैकग्राउंड जान रहे हैं किसकी, उदारवाद। भी उदारवाद बना, वो कैसे बना, कोई तो कारण रहे होंगे ना, तो कारण इसी में से वो कारण बन रहा है। कैसे होगा, राजा था, जिम्मेदार था और फार्मर था। इन दोनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या था, राजा को चाहिए था टैक्स। राजा डायरेक्ट टैक्स फार्मर से नहीं लेता था, ये टैक्स किससे लेता था, ये लैंडलॉर्ड से लेगा। अब लैंडलॉर्ड जो टैक्स देंगे वो टैक्स कहाँ से आएगा, ये फार्मर से लेंगे, ये फार्मर से लेंगे। तो देखो टैक्स देने वाला कौन है, टैक्स देने वाला है फार्मर। ये अपने पास से नहीं दे रहा, ये इससे ले रहा है, इससे इसने लिया और इसने आगे राजा को दिया। तो मतलब क्या हुआ, राजा के पास टैक्स जा रहा है। अब राजा किसको अहमियत देगा, राजा किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, अपने नजर में देखा जाए सिंपल बेसिक है, तो वो ये है कि जो राजा इंपॉर्टेंस देगा ना, वो उस आदमी को इंपॉर्टेंस देगा जिस आदमी ने ज्यादा मैक्सिमम टैक्स उसको दिया होगा, इकट्ठा करके दिया हो, तो यही होगा ना। अब इसके अंदर जो फार्मर है ना, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके साथ क्या होगा, राजा जो है ना, इस राजा ने जो मैक्सिमम अपना काम किया जा रहा है वो इसमें क्या है, किसी समुदाय को विशेष महत्व नहीं दे रहा। समुदाय जो है, समुदाय कोई भी हो, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ किसको महत्व दिया जाता था, पहले जो फ्यूडलिज्म था हमारा, उसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता था। जो व्यक्ति ज़्यादा राजा के करीब रहेगा उसको ज़्यादा वो क्या है, सम्मान वगैरह जो दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सिस्टम था उस समय। अब इसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमम लोगों का शोषण हो रहा था। शोषण करने वाले कौन थे, राजा इनके ऊपर ताड़ करता था भी आप मेरे को मैक्सिमम टैक्स दो, और ये मैक्सिमम टैक्स लेने के लिए फार्मर को तंग करते थे। तो मतलब दबा तो फार्मर जा रहा था। इसी चीज में जाकर क्या हुआ, ये जो राजा के और लैंडलॉर्ड की वजह से जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, उसकी वजह से ये जो फार्मर्स थे ना, इन्होंने क्या है जी, विद्रोह करने शुरू किए हैं, क्रांतियां होनी शुरू हुई, राजा के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया, जिम्मेदारों को उन्होंने नकार दिया, इनको नकार दिया गया, राजा को नकार दिया गया। ये सामंतवाद की बात है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चला है वो क्या है, इस पूरे युग को राजा ने जब इसका शोषण किया, किसान का, लैंडलॉर्ड ने भी किसान का किया है, तो इसको ये एक नाम दिया गया है अंधकार का युग। आपसे कभी भी पूछा जाए अंधकार का युग किस काल को बोला गया है या किस सिस्टम को बोला गया है, तो वो जो सामंतवाद प्रथा रही है इसको अंधकार का युग बोला गया है। किसानों का मैक्सिमम शोषण हुआ, राजा जो बोलेगा वही इनको करना पड़ेगा। अब राजा अकेला जो है कर रहा है, लोग राजा के खिलाफ आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। पहले राजा ने इनका शोषण किया, फिर ये आदमी शोषण से तंग आने के बाद इन्होंने क्या है, अपना विद्रोह जो है वो स्टार्ट किया है। अब जब इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ है, सवाल उठने शुरू हुए। जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए भी, मतलब राजा बोल दे भी ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, अब जनता मान ले तो ठीक है। अगर जनता ने विद्रोह कर दिया तो फिर क्या होगा, राजा और जनता के बीच में जो दरारें हैं वो बढ़ जाएंगी, और दरारें बढ़ जाएंगी तो क्रांति होगी। तो इसी के चलते क्या हुआ, जैसे ही विद्रोह स्टार्ट हुए,
जब विद्रोह स्टार्ट हुए तो विद्रोह स्टार्ट होने के बाद जनता ने राजा, और राजा जो काम करता था वो किसके कहने पर करता था यूरोप में, तो वो करता था चर्च के। चर्च मतलब इस राजा ने धर्म को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ था। ये हम सामंतवाद प्रथा की बात कर रहे हैं। सामंतवाद प्रथा में राजा जो था वो धर्म के साथ जोड़कर राजनीति कर रहा था, और जो लोग बोलते थे उनको दबा दिया जाता था, और जो नहीं बोलते थे उनको धर्म के नशे के अंदर क्या है जोड़ के रखा जाता था। तो मतलब लोगों के लिए क्या है, हर तरफ से आप बोल सकते हैं भी शोषण का ही काम चल रहा था। जैसे मैं आपको बोल दूं भी ये मेरे पास मार्कर है और इसके अंदर से क्या है कुछ एक लाइट निकलेगी, और वो लाइट क्या है आपका जीवन अमर कर देगी। अब इसका दर्शन करने के लिए आपको 50 रुपये दान देना पड़ेगा, आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो वो मान लिया, लोगों को मनवाया जाता था वो बात, जैसे मैं मनवा रहा हूँ। अब लोगों ने इस पर क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर दिया ना भी ये कैसे कर सकता है, तो इस बात को ही लेकर क्रांतियां हुई, और उन क्रांतियों में विद्रोह जो हुए हैं उसमें राजा और चर्च दोनों को क्या है नकार दिया गया है। जब नकार दिया गया तो फिर क्या हुआ, आगे जाकर देखा जाए तो क्वेश्चन उठने शुरू हुए, नकार दिया गया, और इसी की बदौलत क्या हुआ, लोगों का जो विवेक था, विवेक बोल दो, बुद्धि बोल दो, ये क्या है जी बड़ी बुद्धि बड़ी, विवेक बढ़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने आगे देखा जाए तो नया काल शुरू होता है पुनर्जागरण का, जिसको आप रेनेसा बोल देते हैं। ठीक है, ये रेनेसा वाला काल आया। तो रेनेसा वाला जब युग आया था ना, तो उससे पहले की बात इस सामंतवाद पे आती है। सामंतवाद में हुआ क्या था, एक्सप्लोटेशन हुआ, और उस एक्सप्लोटेशन की वजह से ही क्रांतियां हुई, और उन क्रांतियों की वजह से क्या है लोगों के अंदर जो विवेक, उनकी बुद्धि ने जो आप बोल सकते हैं भी उस बुद्धि का विकास हुआ, और उस बुद्धि के विकास में आकर क्या है आगे जाकर फिर पुनर्जागरण हुआ। और इसी पुनर्जागरण में आकर देखा जाए तो यहाँ पर रिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन मतलब जो मार्टिन लूथर आया उसने धर्म सुधार आंदोलन किए। धर्म सुधार आंदोलन के बाद देखा जाए तो फिर जाकर क्या है आगे नया हमारा एक पड़ाव आता है जिसको हम बोलते हैं उदारवाद। फिर उदारवाद यहाँ पे आता है। वो ये सारा सिस्टम पीछे से चला, पुनर्जागरण, फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन, और रिफॉर्मेशन के बाद जाकर हमारा जो है उदारवाद आया है। उदारवाद के अंदर क्या है, जो धर्म है और जो राजनीति है, इनको दोनों से एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भी राजनीति जो की जाएगी ना वो धर्म निरपेक्ष की जाएगी, किसी धर्म को जो संरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। यही उदारवाद बोलता है। ठीक है, तो ये उदारवाद की एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने जाना भी। इसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है वो क्या रही है मैं दोबारा से बता देता हूँ। सामंतवाद के अंदर क्या हुआ, लोगों को क्या है जिमीदार और राजा दोनों से क्या है उनका शोषण किया गया, एक्सप्लोटेशन की गई। उस एक्सप्लोटेशन की वजह से लोगों ने विद्रोह शुरू किए, और उस विद्रोह की वजह से क्या हुआ, लोगों ने राजा और चर्च को, जो राजा चर्च का साथ लेकर राज कर रहा था, उसको नकार दिया। और नकारने के बाद क्या हुआ, उन लोगों में बुद्धि विवेक जो है वो बढ़ा। मतलब आप जब किसी चीज़ का विद्रोह कर रहे हो ना तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ों को समझोगे भी कैसे हमने क्यों किसी चीज़ का। अगर आपने विद्रोह नहीं करना तो राजा भी खुश है और आप भी सही हो। अगर आप किसी चीज़ का विद्रोह कर रहे हो तो क्या होगा, आप ऐसे करोगे भी हाँ हम विद्रोह कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई नए नए क्वेश्चन उठने शुरू होंगे, और जब वो नए नए क्वेश्चन उठने शुरू होंगे तो उसके बाद क्या है आपका जो माइंड है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो क्या है चरम शिखर पर जाएगी। और जब वो चरम शिखर पर जाएगी तो इसी को ही हम बोल देते हैं पुनर्जागरण। भी लोगों ने क्या है दोबारा से जागना शुरू कर दिया है। जब लोग दोबारा से जागना शुरू हुए, उनको पता चला भी जो राजा था ना पीछे वो क्या कर रहा था, चर्च के साथ मिलकर राज कर रहा था। अब लोगों ने जाग के दोबारा क्या किया, चर्च को और उसको राजनीति को दोनों को प्रत्यक्ष कर दिया, अलग अलग कर दिया गया, उनका प्रत्यक्षीकरण कर दिया गया। और फिर जाकर क्या है जी हमारे सामने एक नई विचारधारा बनकर आती है सामने, जो कहलाई उदारवाद। ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होनी। बाकी इसमें कोई मैंने आपको फैक्ट नहीं बताया, ये सिर्फ एक समझने की बात थी और इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, इसके कारण पढ़ेंगे। और कारणों में देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसके मेन पहली बात तो ऐसे होता है, कोई विचारधारा होती है ना, तो वो विचारधारा किसी मेन थिंकर के साथ जुड़कर विचारधारा बनती है।
तो यहाँ पे पहली बात हमने देखी भी उदारवाद कहाँ से शब्द बना है, वो चीज़ हमने जानी। फिर दूसरी बात जानी इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा अभी कहाँ से ये चीज़ बनकर आई। अब जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं उस बात में देखा जाएगा भी उदारवाद के जो मेन थिंकर हैं। देखो किसी भी एक मत को, एक विचार को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे थिंकर हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे थिंकर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उन थिंकर्स में सबसे पहला नाम आता है जॉन लॉक का। ठीक है, पहला नाम आता है मेन थिंकर्स में मेन थिंकर्स है, और उन मेन थिंकर्स में आता है सबसे पहला नाम जॉन लॉक का। फिर उसके बाद आता है हॉब्स, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो। फिर आता है जी हमारा डेविड रिगार्डो, ठीक है, डेविड रिगार्डो। फिर आ जाएगा जी एडम स्मिथ, जेएस मिल। ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने क्या है इस उदारवाद का जो विचारधारा है इसका समर्थन किया है। और इन सभी थिंकर्स के अंदर ये जो जॉन लॉक हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ उदारवाद, लिबरलिज्म का। ठीक है, तो ये हमारा जॉन लॉक जो थे इनको फादर बोल दिया गया। और असल में सबसे पहले जो उदारवाद का विचार दिया था ना, अगर आपसे कभी पूछा जाए भी सबसे पहले उदारवाद की जो बात की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो हॉब्स के द्वारा की गई है। लेकिन इनकी बात को ना नकार दिया गया था। अगर देखा जाए ना तो इन्होंने थिंकर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, कैसे अपनी भाषा में इन्होंने उदारवाद को बताया है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हॉब्स थे ना, इन्होंने उदारवाद के लिए अपना विचार दिया था। क्या बोला था इन्होंने बोला था जो राज्य है वो सबसे बड़ा है। इनका कहने का मतलब था भी जो स्टेट है वो क्या है जी, सबसे बड़ी है। ठीक है, स्टेट सबसे बड़ी है मतलब या राज्य सबसे बड़ा है, उसका कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता। इस स्टेट का कोई भी विद्रोह जो है वो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इसका विद्रोह। ये जो हॉब्स की कहने की बात है, हॉब्स बोल रहा है ये भी स्टेट सबसे बड़ा है, उसका कोई विद्रोह नहीं कर सकता। उसके बाद जो ये देखा जाए तो लोगों ने जो ये स्टेट बनाया है, लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, स्टेट अपने आप नहीं बना। इसका कहने का मतलब ये है जो स्टेट बना है ना, स्टेट क्या है, लोगों ने मिलकर आपस में मिलकर बनाया है, लोगों ने मिलकर आपस में मिलकर बनाया है इसको। और उसके बाद पूरी जो अपनी सत्ता है, पूरी सत्ता जो है वो स्टेट को सौंप दी है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं दोबारा से बताता हूं। हॉब्स ने सबसे पहली बार अपना विचार दिया था उदारवाद के लिए, और उसमें क्या बोला इन्होंने भी स्टेट सबसे बड़ी है और उसका कोई विद्रोह नहीं कर सकता। लोगों ने आपस में मिलकर एक उनके बीच में लोगों ने आपस में मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी पूरी सत्ता जो है वो राज्य को सौंप दी है, स्टेट को सौंप दी है। भी हम जो हैं आपस में मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत क्या है, लोगों ने आपस में समझौता जो है उस करके उसी के आधार पे अपनी पूरी सत्ता वो किसको सौंप दी है, तो वो सौंप दी है इन्होंने स्टेट को। ठीक है, और स्टेट क्या है, अब ये अपने हिसाब से लोगों को क्या है रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब स्टेट क्या करेगा, अपने हिसाब से इनको रेगुलेट जो है वो करेगा। अच्छा, ये हॉब्स का कहना था, लेकिन अब क्या होगा, इस पूरे विचार से एक बात निकलकर सामने आई भी, वो ये था भी जो लोग हैं
या मान लिया जाए जो जनता है वो क्या है, विद्रोह नहीं कर सकती। स्टेट का मुखी होगा राजा, मतलब राजा का विरोध नहीं कर सकती। राजा चाहे गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। राजा स्टेट कुछ भी करे, अब जैसे मान के चलो हमारे मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, तो वो अगर मान के चलो कोई ऐसी नीति बना दे, कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जिससे क्या है, हम जो पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनका तमाम जो जीवन है ना वो अर्थ व्यर्थ हो जाए। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, कोई भी चीज़ है, वो हमारा जो है उस नीति से, उस पॉलिसी से बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुकावट आ जाए उसमें, तो क्या है, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोलकर नहीं कह सकते भी आपने ये गलत कर दिया। आजकल तो हम क्या है, रोड पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे होब्स ने ये बात ही ख़त्म कर दी भी आप, स्टेट रेगुलेट करेगा आपको और आप किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। तो ये बात जो उन्होंने बोली, अब ऐसी बात बोली तो जनता को ये बात मंजूर नहीं थी और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया भी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है भी स्टेट कुछ भी करे और जनता कुछ भी ना करे उसके आगे, चाहे वो गलत हो। देखो सही के लिए नहीं हम कह सकते, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसके लिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई भी हाँ, जो गलत है चाहे सही है, आप क्या है किसी भी तरीके का एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। आर्गुमेंट आप नहीं कर सकते, सवाल जवाब आप नहीं कर सकते, राजा से विरोध नहीं किया जा सकता। उसके बाद लोगों ने जब इसको नकार दिया तो फिर आए हैं जॉन लॉक। अब जॉन लॉक का कहने का मतलब क्या है, जॉन लॉक कुछ यहाँ पे अलग से बात बताएंगे, वो अलग से बोलेंगे। वो हॉब्स की बात को बोलते हैं एक दूसरे ढंग से। क्या बोलेंगे, वो कहते हैं नहीं, हॉब्स को बोला अरे नहीं भाई ऐसे नहीं है। तो कैसे हो सकता है, जो राज्य है ना, राज्य है, जो स्टेट है या कोई राजा है, बनाया इसलिए गया है ताकि लोगों के जो नेचुरल राइट हैं, लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं उनको क्या है जी, प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो कितनी बात बोली इन्होंने। होब्स कह रहा था भी स्टेट जो है वो आपके साथ कुछ भी करे, आपके नेचुरल राइट को पकड़े, कुछ भी करे, आप विरोध नहीं कर सकते। वो होब्स का कहना था, लोगों ने नकारा उसकी बात को। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक ने जो बात बोली है वो क्या बोलते हैं भी, राज्य को बनाया इसलिए गया है ताकि जो लोग हैं ना, उनके जो नेचुरल राइट हैं, प्राकृतिक अधिकार, जैसे मेरा सांस लेने का अधिकार है, खुली हवा में सांस लेना मेरा अधिकार है, ऐसे जीने का अधिकार, 3 राइट है नेचुरल राइट जो माने गए हैं, वो हैं जीवन, संपत्ति और जीवन, संपत्ति और क्या है इसका तीसरा, हाँ 3 राइट हैं इसके, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ठीक है। ये 3 राइट जो है ना, ये नेचुरल राइट हैं हमारे। और जॉन लॉक ने यही बताया भी जो राज्य है ना वो इसलिए बनाया गया है कि वो जो लोग उसमें रह रहे हैं ना, उनके जो नेचुरल राइट हैं, उनको क्या है जी, ये 3 हैं, इनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। कौन, स्टेट, राज्य, ये बात बोली गई। अगर कोई राजा ये नहीं करता है, अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता है जो इस बात में बोला गया है, नेचुरल राइट की प्रोटेक्शन नहीं करता है, स्टेट नहीं करता है, तो क्या है, ऐसे राजा को क्या है, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे राजा को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे नया राजा जो है उसको बनाया जाएगा।
तो मतलब जैसे आज हम देखते हैं ना 5 सालों में जिसने अच्छे काम किए होते हैं उसको दोबारा से जनता चुनकर आगे ले आती है, और जिन्होंने काम सही ढंग से नहीं किए होते तो उनको क्या है वो नीचे उतार दिया जाता है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं कि लोगों को भरमाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अजीब प्रकार के लुभावने अवसर दिए जाते हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन असल में जो बात वही है भी जो राज्य, जो स्टेट या जो राजा जीवन संपत्ति स्वतंत्रता के जो नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो जनता के पास राइट है कि वो उसको हटा दे। उसका हटाया कैसे जाएगा, उसकी बातों का विरोध किया, उसकी बातों को विरोध करके उसको हटा दिया। तो ये ऐसा इसके साथ हम बोल सकते हैं होता है। ठीक है, बाकी क्या है, यहाँ तक हमने इसके बारे में जाना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ भी आपने उस चीज़ को समझा होगा भी ये कैसे होता है। उदारवाद क्या था, सबसे पहले हमने देखा भी उदारवाद जो था वो एक विचारधारा जो होती है ना। उदारवाद क्या है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, ये किसी एक पर्टिकुलर आदमियों की ये एक सोच है। और ये कोई भी सोच विचारधारा कैसे बन जाती है, जैसे मैंने बताया अलग अलग आदमियों के अलग अलग विचार होते हैं, और अलग अलग विचार जो होते हैं इनमें से कुछ एक विचारों को या एक जैसे विचार रखने वाले लोग जब एक विचार को समर्थन करते हैं तो वो एक विचारधारा बन जाती है। जब ये विचारधारा बनी तो इसके बाद हमने देखा भी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या थी। तो सामंतवाद जो था उसके अंदर क्या था, जो हमारा फ्यूडलिज्म था उसके अंदर क्या हुआ था, जो राजा था जहाँ जो मुखी था स्टेट का वो अपने साथ चर्च, यूरोप की बात की जा रही है, मतलब धर्म को साथ जोड़कर राजनीति कर रहा था। लोगों को क्या है, जब कोई भी चीज़ गलत की जा रही थी तो उसको कुछ ऐसे लोग भी थे धर्म के अंदर जो बता रहे थे राजा सर्वशक्तिमान है, आप के साथ ऐसा होना तय है, ये ऐसा ही आपने भोगना है। मतलब लोगों को वो ऐसे जाल में फंसा के रखा गया था ताकि लोग सोच ही ना सके। बाद में लोगों ने जब सोचना शुरू किया तो लोगों ने फिर राजा और चर्च दोनों का विरोध शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों का विरोध शुरू हुआ फिर उसके बाद क्या है, लोगों ने अपने आप को समझा, लोगों ने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया, रीएस्टैब्लिशमेंट अपनी की, पुनर्जागरण जिसको हमने बोला, उसके अंदर जाकर फिर आगे नई नई खोजें हुई, रिफॉर्मेशन हुई, वो सारी चीज़ें हुई और वहाँ तक हमने इसको जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद पढ़ेंगे जो इसके और भी जो थिंकर्स रहे हैं वो क्या बोलते हैं और कैसी कैसी बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर आगे चलेंगे हम उदारवाद के कितने प्रकार के इसके टाइप्स हैं, वो सारे टाइप्स हम देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपके साथ मिलेंगे, रूबरू होंगे। इसी टॉपिक को हम कल वाले जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर क्या है जी, हम इसके जितने भी MCQ होंगे वो भी साथ आपकी करेंगे। ठीक है, और बाद में मार्क्सवाद और गांधीवाद ये दोनों भी आपस में हम इसको डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।